तो एमएस एक्सेस की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं केस स्टडी पे। ठीक है। तो केस स्टडी पे जैसे कि हमने अभी तक जो है पढ़ा, क्या पढ़ा? टेबल्स पढ़ा, टेबल बनाने का पढ़ा। राइट। हाँ। हाँ। चलिए हम बात करते हैं एक रिपोर्ट्स, एक रिपोर्ट को ऑटोमेट करना है हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है, एक काम को करना है, उसको हम कैसे एक्सेस में करेंगे, चलिए इस पे हम बात करते हैं। जैसे आपके सामने मेरे पास सामने सेल्स का डेटा है, दिख रहा है सेल्स का डेटा। तो हाँ। एक इस प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं। बेसिकली एक लोन कंपनी का डेटा है, कंपनी के लोन डेटा है, मतलब एक कंपनी है, कंपनी का एक दुकान है मान लीजिए। वो हाँ। क्या करती है, सामान किस्तों पे बेचती है। ये रियल टाइम डेटा है, ये जो दिखा रहा हूँ आपको। ये रियल टाइम प्रॉब्लम, हाँ। हालांकि डेटा रियल नहीं है, बट हाँ रियल टाइम प्रॉब्लम है, और इसको मैंने करके दिया था। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने अपनी एक दुकान खोल रखी थी, और दुकान में जो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट होते थे वो अपने कस्टमर को बेचते थे और उनको फाइनेंस करवाते थे। तो पहले फाइनेंस के लिए फाइनेंसर थे, जैसे कि सिटी फाइनेंशियल, टीवीएस, और जैसे एल एन टी, जैसे बहुत सारे फाइनेंसर जो फाइनेंस करती थी। तो उन्होंने देखा कि क्यों ना मेरा पैसा बैंक में है, उससे अच्छा है कि मैं भी सूद पे लगा दूं, क्योंकि बहुत अच्छा रिटर्न था, 3% 4% रिटर्न आता था मंथली। और जैसे कि मोबाइल, 5,000 का मोबाइल देना है, तो क्या कि 1,000 ले लिए, एक एक हजार की 4 किस्त पे दे दी। तो कुछ ऐसे अमाउंट होते थे जो कि बैंक फाइनेंस, फाइनेंशियल फाइनेंस नहीं करते थे। जैसे 4,000 की मोबाइल, हाँ। 5,000 की मोबाइल नहीं फाइनेंस करेंगे, हाँ 10,000 12,000 की है तो फाइनेंस कर देंगे, 15,000 की है तो फाइनेंस कर देंगे। तो बोले कि बड़े अमाउंट की फाइनेंस जो है उनसे करवाएं, और छोटे अमाउंट हम करें। और अपने ट्रस्टेड कंपनी, क्योंकि लोकल थे तो लोकल में देंगे तो पैसा भी वसूलने का ठीक ठाक उनके पास व्यवस्था था। तो उन्होंने पूरा प्लान बनाया। प्रॉब्लम आ गई कि भाई इसकी डेटा मेंटेन कैसे है, किससे पैसा लेना है, कितना लेना है, कब कब लेना है, कब कब लिया, कौन नहीं दिया, कितना फंसा है, कैसे पता चले, क्योंकि सबको रजिस्टर मेंटेन करना तो मुश्किल था। तो हम्म। मैंने उनके लिए फाइल बनाया था। तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, सेल्स डाटा, जहां पे पूरी की पूरी सेल होती है, सेल का इंफॉर्मेशन होती थी, मैंने एक लाइन, एक कस्टमर। राइट सर। हाँ। दूसरा सीट हमने बनाया ईएमआई का, कि उसने कब कब ईएमआई दिया है। ठीक है। ये देखा ईएमआई का, ये हाँ। नीचे हम एंट्री करते जाते हैं। यहाँ पे, यहाँ से लोन, यहाँ डेट और लोन आई एंट्री करते हैं, बाकी चीज अपने आप आ जाता है। ठीक है। तो दो शीट ये हुआ। तो बेसिकली उसके बाद हम स्टॉक का बनाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है ना। हाँ। प्रोडक्ट की एमआरपी बोला, ताकि हम ये स्टॉक से रिलेट कर सके। तो ये इनके पास एक था। अब इसी चीज को, उसके बाद मैंने डैशबोर्ड यहाँ पे, और जो बाकी चीज से कि मैंने बना रखा है रिकवरी, जहां से वो क्या करते हैं कि यहाँ पे डेट डालते हैं और यहाँ पे बकेट डालते हैं, ये कौन सा बकेट है। जैसे बकेट डाला मतलब कि कितने से पैसा लेना है और कितनों ने दे दिया हाँ। है, कितने से लेना है और कितनों ने दे दिया है। तो एंट्री करते ही पूरा के पूरा लिस्ट यहाँ पे आ जाता है। कस्टमर स्टेटमेंट, कि यहाँ पे हम जस्ट कस्टमर का नेम डालेंगे तो कस्टमर की पूरी डिटेल्स, और एक कब कब लेना है, कब कब देना है, लेना है ईएमआई, और कितना कितना दिया है, पूरा का पूरा लिस्ट आ जाता है। कितना पैसा बैलेंस है, कितना बचा हुआ है, ये सब यहाँ पे शो हो जाता था। ठीक है सर। हाँ। और उसके बाद ये डैशबोर्ड भी दिख जाता है, जो आप देख पा रहे हैं कि टोटल सेल्स कितना हुआ, टोटल लोन पे कितना गया, कितना लोन पे पैसे बेचा, कितना डाउन पेमेंट कलेक्ट किया सेल का। ठीक है ना। फाइल चार्ज कितना कलेक्ट किया, कितना एवरेज इंटरेस्ट रेट पे है, टाइम की एवरेज कितना टाइम के लिए लोन दे रहा है, कितनी एवरेज ईएमआई जा रही है, कौन से एवरेज बकेट क्या है, कितना कलेक्शन हो रखा है, कितना मार्केट में है, कितना परसेंट अभी मार्केट में है, कौन सा प्रोडक्ट का पूरा कंट्रीब्यूशन। इस तरह से वो एक डैशबोर्ड में पता चल जाता है। अब हम आपके हाँ। साथ अगले कुछ दिनों में इसी प्रोजेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है। हाँ। तो सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा क्या होता है, हिस्सा होता है डेटा, क्योंकि सारा का सारा रिपोर्ट हमारा इसी डेटा पे निर्भर है ना। हाँ। हाँ। तो चलिए पहले इसी डेटा को बनाते हैं।
एमएस एक्सेस में। सर तो मैं यहाँ पे एक ब्लैंक रख लेता हूँ, ब्लैंक, और इसके बाद इसका नाम देता हूँ लोन डेटा, और यहाँ पे हमने क्रिएट, बुद्धि हाँ रख दो रख दो। सॉरी, लोन डेटा, और यहाँ पे हमने क्रिएट किया। क्रिएट में सबसे पहले हम टेबल बना रहे हैं, तो जो टेबल है उसको हम डिजाइन व्यू में ले आते हैं, इसका नाम रखते हैं सेल, ठीक है ना, सेल्स कर दिया। और इसके डिजाइन व्यू में आते हैं, सबसे पहला क्या है हमारा लोन आइडिया, जो कि ऑटोमेटिक जनरेटेड नंबर, ठीक है सर। तो यहाँ भी हम एल आई डी करते हैं और इसको सीरियल नंबर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। अब डिस्क्रिप्शन डालना क्यों जरूरी है, ताकि कल के डेट में आप इसके ऊपर कोई चेंजिंग वगैरह करना चाहे तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है डेट, तो यहाँ पे हम एस डेट के नाम से कर देते हैं, एस डेट, सेल्स डेट, ठीक है ना, क्योंकि डेट जो होता है रिजर्व वर्ड होता है, इसलिए डेट नहीं किया, इसके अंदर डेट एंड टाइम कर दिया। यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स डेट। अब तीसरा जो है यहाँ पे नेम है, मतलब कि कस्टमर नेम, तो सी नेम हम यहाँ दे देते हैं। सर आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ सर हाँ आ सर, सी नेम में हम शॉर्ट टेक्स्ट डाल देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कस्टमर फुल नेम, ठीक है। सर कस्टमर फुल नेम, फिर कस्टमर फादर एफ नेम, फादर नेम, तो अब लिख भी सकते हैं आप, फादर पूरा लिख दीजिए या फिर शॉर्ट लिखिए, वो आपके, लेकिन स्पेस देने अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। सर कस्टमर फादर फुल नेम, उसके बाद यहाँ पे आता है एड्रेस, एड्रेस शॉर्ट, शॉर्ट टेक्स्ट नहीं होगा यहाँ पे, लॉन्ग टेक्स्ट होगा, क्यों? क्योंकि एड्रेस तो बड़ा भी हो सकता है ना, फुल एड्रेस विदाउट पिन, ठीक है। सर अब यहाँ पे पी आई पिन नंबर, और पिन नंबर में हम शॉर्ट टेक्स्ट ही रखते हैं, और यहाँ पे एंटर पिन नंबर। अब यहाँ पे वैलिडेशन लगाना होगा, क्या, कि ये 6 डिजिट का होगा, कितना डिजिट का होगा, 6 डिजिट का होगा। और डिफॉल्ट नहीं, वैलिडेशन रूल में हम यहाँ पे क्या करेंगे, लगाएंगे फॉर्मूला लेन का, किसका, लेन, कि लेन में पी, हाँ, ब्रैकेट में पी आई एन, ब्रैकेट क्लोज किया, इसको क्लोज किया और बोला इक्वल टू 6 होना चाहिए, समझे सर। हाँ वैलिडेट सर में डाल देता हूँ टैक्स की एंटर 6 डिजिट डिजिट पिन नंबर, ओके। अब इसमें एक चीज और है कि क्या क्या रिक्वायर है, कि जानना ही पड़ेगा। जैसे डेट हुआ, तो ये रिक्वायर में नो है, जो कि गलत है, ये रिक्वायर होना चाहिए, क्या सर? हाँ तो होना यस कर चाहिए। दिया। कस्टमर नेम भी रिक्वायर है, तो ये रिक्वायर में यहाँ पे क्या होना चाहिए, एस। उसके बाद फादर नेम क्या लगा, रिक्वायर है, नहीं, पहले हुआ करता था, लेकिन रूल्स के बाद फादर नेम रिक्वायर नहीं है। एड्रेस रिक्वायर है, हाँ क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं ना सर। सर रिक्वायर, यस।
एक हमारे एरिया में जाने माने काफी पढ़े लिखे, आई थिंक वो इंग्लिश में डबल एमए किए हुए हैं और प्रोफेसर है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह हाँ है कि बहुत ही ज्यादा, मतलब कि वो बोलने वाले, और हम हैं बड़े करने वाले हैं। तो ऐसे ही कुछ चल रहा था, तो आजकल के कल्चर के ऊपर वो ज्ञान बखेर रहे थे कि आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं, ऐसे हो गए हैं, बाप माँ के साथ नहीं रहते हैं, फलाना ठिकाना हेन तेन सब कर रहे थे। अब मेरी एक आदत है, मैं कहीं चुप नहीं रह सकता। अगर मेरे सामने कोई चीज ऐसा मुझे लगा कि ये गलत हो रहा है, इसको ये होना नहीं चाहिए, तो मैं वहां चुप नहीं रहा। मेरी एक गंदी आदत कहिए चाहे अच्छी आदत कहिए। मैंने सर अपने लिए आवाज उठाओ। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि उनकी पॉइंट मेरे ऊपर था। हम्म, तो हमने पूछा कि प्रोफेसर साहब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो बोलता है हम डबल एमए किए हैं। ठीक है ना। ओके, हमने सर आज का तिथि क्या है? आज की तिथि क्या है? तो डेट बताने लगे। हमने यही तो मार्क है प्रोफेसर साहब, हमने आपसे आज का डेट नहीं पूछा, न तारीख पूछा। हमने पूछा आज का तिथि क्या है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 99% से भी ज्यादा लोगों से अगर आप पूछेंगे कि आज की तिथि क्या है, तो नहीं बता पाए। जैसे कि अगर मैं भी रियलाइज किया था, लेकिन सुबह सुबह उठता हूँ, कैलेंडर देखता हूँ और आज का तिथि अपने और बच्चों को बताता हूँ। जैसे आज मैंने बताया कि आज की तिथि है माघ कृष्ण शुक्ल पक्ष और नवमी तिथि है। तो चुप हो गए। हम बोले बताइए, आप ज्ञान बखेर रहे हैं, आपने कल्चर को मिटा दिया, आपको अपना तिथि नहीं पता है, और आप कहते हैं कि भाई हमारा सनातन कल्चर मिट रहा है। तो शुरुआत तो आपने ही नहीं किया। सही बात है। आपको आप आपको अपना तिथि नहीं पता है, आप इंग्लिश कैलेंडर के डेट को लेकर चल रहे हैं। तो आने वाले पीढ़ी में बच्चे इंग्लिश कल्चर लेके ही चलेंगे ना। तो कल्चर में तो माँ बाप को तो घर से निकालते हैं। हाँ, चुप हो गया, फिर आगे नहीं बोले। मिल गया जवाब। हाँ, बात सही है, और ये है फैक्ट है। और यहाँ पे आगे पिन आ गया मोबाइल। तो जो हमने पिन नंबर में डाला है वही यहाँ पे मोबाइल नंबर में डालेंगे। शॉर्ट टेक्स्ट, यहाँ पे एंटर, करेक्ट, करेक्ट नहीं, मोबाइल नंबर देना, मोबाइल नंबर। ठीक है सर। हाँ, सर ये जो फॉर्म के ऊपर सर मतलब कुछ भी आता है वो ब्लैंक दिखने के लिए सर कहाँ लिखने से वहां पे ब्लैंक दिखता है? कहाँ, मतलब समझे नहीं, फॉर्म के ऊपर या टेबल के ऊपर? टेबल नहीं, जैसे फॉर्म के ऊपर मैं कुछ भी ऐसे लेके जाता हूँ, ये जो टेबल मैंने डाला है फॉर्म के ऊपर कुछ लेके गया तो उसमें जैसे मैंने लिखा कि नंबर, तो उसके अंदर भी नंबर लिख करके पहले से आता है जैसे कि डाटा फिट किया तो तो ये रहता है ना आपका, ब्लैंक ये हो क्या सकता है। कि वैलिडेशन होता है ना, वैलिडेशन रूल। खैर, हाँ ये जो डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दिखाया था मैंने, डिफॉल्ट वैल्यू उसमें अगर डाला हुआ होता है, इसे दिखता है। बाकी चीजें फॉर्म में पढ़ लेंगे, अभी ध्यान दीजिए टेबल पे, ठीक है ना। क्योंकि ठीक। फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेबल, क्योंकि टेबल आपने सही से डिजाइन नहीं किया, तो बाकी न हाँ फॉर्म न क्वेरी बाकी सब गलत होता जाएगा और आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? तो हाँ, टेबल आपका नींव है। क्या है? ये आपका नहीं फाउंडेशन है। अब फाउंडेशन गलत होगा, फाउंडेशन सही होंगे तो क्या होगा? आगे सारी बिल्डिंग गलत बनती जाएगी और गलत होता जाएगा, समझ गए ना। हाँ सही। तो यहाँ पे जैसे कि अब मान लीजिए मैं यहाँ मोबाइल नंबर का, अगर मान लीजिए कि मैंने मोबाइल नंबर लिख के छोड़ दिया, इस पे हमने इसका वैलिडेशन नहीं लगाया कि 10 डिजिट होना चाहिए, और यहाँ पे वैलिडेशन रूल्स नहीं यहाँ पे सेट किया, वैलिडेशन रूल कि यहाँ पे लेन, और लेन के अंदर में मैंने क्या कर दिया, मोबाइल। बड़ी ब्रैकेट में मोबाइल।
अच्छा, मैं बोलूंगा कि आप पहले बना ले, वैल्यूएशन रूल्स बाद में सेट करें, ठीक है ना? तो उससे क्या होगा कि जो ये है ना, फील्ड के जो नेम है वो आपको आ जाएंगे, आपको लिखने नहीं पड़ेंगे। एक मिनट, वैल्यूएशन रूल, वहाँ ये ब्रैकेट क्लोज नहीं है यहाँ पे। ब्रैकेट क्लोज नहीं। ठीक है सर, तो हो गया। हाँ तो यहाँ पे वैलिडेशन टेक्स्ट डाल देता हूँ कि अगर गलत हुआ तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्लीज एंटर वैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, समझ गए सर? हाँ मोबाइल नंबर के बाद कस्टमर टाइप, तो यहाँ पे सी टाइप है, सी टाइप। और यहाँ हम ड्रॉप डाउन लगाना चाहते हैं, क्या लगाना चाहते हैं? ड्रॉप डाउन। तो कैलकुलेटेड विजार्ट में जाते हैं। अब यहाँ आई विल टाइप के बाद दो ही लिस्ट है, न्यू एंड ओल्ड। तो यहाँ पे लिख देते हैं न्यू एंड रिपीटेड ओल्ड, जो देना चाहते हैं दे दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट एंड फिनिश। और यहाँ पे टाइप ऑफ कस्टमर, ठीक है ना, न्यू और ओल्ड। तो यहाँ पे हमारा एक चीज खत्म हुआ। क्या खत्म हुआ? कैटेगरीज में तो पहला हमारा खत्म हुआ कस्टमर पर्सनल इंफॉर्मेशन। क्या खत्म हुआ सर? कस्टमर पर्सनल पर्सनल। इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे एक बार इसको सेव करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में देखेंगे तो पूरा गलत होगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कोई भी काम को थोड़ा सा टुकड़ों में करो। डेट ले लिया, कस्टमर नेम, फादर नेम, एड्रेस, पिन। पिन में अगर गलत टाइप करता हूँ तो वैलिडेशन देता है कि 6 डिजिट ही डालना है। क्या सर? तो हाँ 111262 6 डिजिट डाला, ले लिया। एक मिनट, हाँ 62 करना था ना, हाँ ले लिया। सेम मोबाइल नंबर में गलत डालता हूँ तो नहीं ले रहा है। इसमें मोबाइल नंबर 88025792579388। और सी टाइप में भी हमारा ड्रॉप डाउन बन गया। समझ गए सर? अब इससे बेनिफिट क्या होगा? बोले सर आपने इतना झमेला क्यों किया? इससे बेनिफिट होगा कि जो एंट्री हो, क्योंकि हम जो डेटाबेस बना रहे हैं तो इसमें डेटा हम कहीं से टाइप करेंगे। दो चीज होती है, डेटा को इंपोर्ट करना और डेटा को टाइप करना। तो इंपोर्ट करना है तो उसमें सर। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इंपोर्ट तो पहले से डेटा एंट्री है, उसके बिहाफ पे हम इंटरेट करते हैं और टेबल अपने आप बन जाता है। प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने बताया भी आप। ठीक है सर? बताए सर। क्योंकि हाँ डेटा सर। जब टाइप हो चुकी है तो हमें डेटा को क्लीन और डेटा को सही करना होना होता है। लेकिन जब हम चीजें एंट्री करते हैं, जब कोई डेटा को एंट्री करते हैं, क्या होता है? तब होता है कि भाई वैलिडेट एंट्री होना चाहिए। जैसे किसी ने नंबर कम ज्यादा लिख दिया, किसी ने कुछ और कर दिया, नंबर के साथ कोड लगा दिया, कंट्री कोड लगा दिया, पिन नंबर कम ज्यादा लिख दिया। समझ गए ना सर? कस्टमर टाइप में मैं ड्रॉप डाउन दिए, क्योंकि मेरे पास दो तरह के कस्टमर, ओल्ड और न्यू। तीसरा कोई ने रिपीटेड, उन्होंने 10 तारीख को लिया था, 4 बार कर लिया था। इस तरह के वर्ड यूज ना करें। हाँ सर। जिससे क्या होगा कि आगे चल के हम, मुझे मान लीजिए कि सारे न्यू कस्टमर का लिस्ट चाहिए, सारे ओल्ड कस्टमर का लिस्ट चाहिए, तो हम आसानी से इस डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। समझ में आया आपको? तो डेटा ही आपका पावर है। किसी भी कंपनी आज, देखिए आप जो युद्ध चल रहा है इंफॉर्मेशन पे चल रहा है। आप एक बार गूगल पे सर्च कर दीजिए, कुछ सारे चीज पे जितने भी सर्विसेज है ऐड वाले, वो सब पे आपको वही शो करेगा जो आपने सर्च किया है। हाँ सर। ठीक है ना? सर। तो डेटा ही मेन पावर है ना सर, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, चीज करना। तो इसलिए डेटा को सही तरीके से अरेंज करना होता है। ओके, तो क्या कर रहा हूँ मैं आपको ये फाइल भेज दे रहा हूँ, ठीक है सर? हाँ सर। हाँ
ये फाइल मैं आपको भेज दे रहा हूँ। आप पूरा टेबल इसी सर डेटा के हिसाब से बना लीजिएगा, जैसे कि प्रोडक्ट की आईडी, नेम, साइज वगैरह है। उसके बाद यहाँ पे आपका डिस्काउंट है, प्राइस है। अब देखिएगा कि कुछ चीजें जो है फॉर्मूलेज आया हुआ है, दिख रहा है सर? हाँ सर। फॉर्मूला इस दो फॉर्मूले वाले सेक्शन की चीज में मत बनाइए, ठीक है? अब हाँ उसी का हाँ फील्ड जनरेट कीजिएगा जिसमें हमारा डेटा एंट्री की गई है। हाँ, जो कैलकुलेशन है, जैसे वीलुकअप वगैरह है, इसे मत कीजिएगा। कैलकुलेशन है तो उसकी कैलकुलेशन, जैसे कैलकुलेशन सेम कैलकुलेशन करनी होगी। जैसे देखिए सेलिंग प्राइस, ये सब हाँ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आप, ठीक है? तो आप कोशिश कीजिए, हाँ जो सर। आपसे नहीं बनता है वो हम कल आपके साथ बनाएंगे। 2-4 दिन अभी यही चलेगा, समझे? ठीक है।